केएम फार्मेसी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है मनोज। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इसको हम बहुत ही आसानी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे वर्ल्ड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके दो लेवल के हो सकते हैं। इसके अंदर पहला है आपका एसेलुलर लेवल और दूसरा है आपका सेलुलर लेवल। तो बात करते हैं हम एसेलुलर लेवल की। एसेलुलर लेवल के अंदर मेनली रखा जाता है वायरस को, क्योंकि जो वायरस होता है ये आपका लिविंग कैरेक्टर का और नॉन लिविंग कैरेक्टर का होता है। वायरस जब अपना लिविंग कैरेक्टर तब शो करता है जब ये किसी होस्ट के अंदर एंटर करता है, नहीं तो ये नॉन लिविंग कैरेक्टर में ही रहता है। तो बात करते हैं हम, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहता है, क्योंकि ये सिंपल प्रोटीन सेल का बना होता है। इसका कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसको हम माइक्रोब्स भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं और इसमें इन्फेक्शन ये नेचर के होते हैं। सो अब बात करते हैं हम सेलुलर लेवल की। तो सेलुलर लेवल को दो भागों में क्लासिफाई किया है। एक है आपका प्रोकैरियोटिक और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। तो अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक को हम ये कह सकते हैं, प्रोकैरियोटिक्स मीन्स पुराना, ओल्ड, जिसके अंदर हम रखते हैं आपके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्ची। अब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक के अंदर यू मीन्स न्यू, यू इसके अंदर हम रखते हैं आपके एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ, प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड ह्यूमन सेल। तो इसको हम थोड़ा डीपली और समझते हैं। बात करते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि इसे डिफाइन किया गया है आपके ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर सेल स्ट्रक्चर के और ऑन द बेसिस ऑफ मेनली न्यूक्लियस के। तो सेल स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के बेस पर इसको फर्दर आगे डिवाइड किया गया है आपके प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स को। तो बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक्स की। प्रोकैरियोटिक्स जो है ग्रीक वर्ड के अनुसार दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका प्रो और एक है आपका क्रेनॉन। प्रो मीन्स आप कह सकते हैं प्रीमिटिव, प्राचीन, और क्रियॉन्स एंड जो क्रियॉन्स हैं वो क्रियॉन्स मीन्स कह सकते हैं नट या क्रेनल। नट मतलब गुठली कह सकते हैं। ये आपके न्यूक्लियस को दर्शाता है, इसको शो करता है। तो बात करते हैं हम यूकैरियोटिक्स की। तो यूकैरियोटिक्स ग्रीक वर्ड के अनुसार ये भी दो वर्ड से मिलकर ही बना हुआ है। पहला है आपका यू, तो यू मीन्स कह सकते हैं हम ट्रू इन सच, और दूसरा है आपका क्रेयॉन। दोनों में सेम ही है। क्रेयॉन में नट या क्रेनल, ये भी आपका न्यूक्लियस को ही दर्शाता है, शो करता है। तो ये जो टर्म है ये आपके एडवर्ड चैटन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये कहा था, सजेस्ट किया था कि जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है इसके जो न्यूक्लियस में आपका विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा, मतलब न्यूक्लियस के आसपास में कोई मेम्ब्रेन नहीं रहेगी, और आपके क्या कहते हैं इसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं उसमें भी कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहेगा। सो बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है आपका प्रीमोर्डियल न्यूक्लियस। आप सोच रहे होंगे प्रीमोर्डियल न्यूक्लियस क्या होता है। तो प्रीमोर्डियल मीन्स कह सकते हैं हम सिंपल, बेसिक, इनिशियल, प्राइमरी जैसा न्यूक्लियस। सो सिंपल अगर सेल होगा तो जाहिर सी बात है इसकी मॉर्फोलॉजी भी सिंपल ही होगी, और इसमें कुछ ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहते हैं आपके यूकैरियोटिक्स के कंपेयर में। तो इसमें लाइक आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी जैसे आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके एग्जांपल में देखते हैं हम बैक्टीरिया, आर्चिया, जो हमने ऊपर देखा था। तो बात करते हैं बैक्टीरिया सेल के एनाटॉमी की। तो बैक्टीरिया सेल के एनाटॉमी में हम देखते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम
पिलस या पिली कहते हैं, जो बैक्टीरिया को कहीं भी अटैच कराने या अडर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, और ये न्यूक्लियर डीएनए साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है। इसमें आपका राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम फ्रीली मूव करता है। इसमें टेल्स लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम फ्लैजिली कहते हैं, जो बैक्टीरिया को मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें अलग से एक क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसका जो इनर लाइनिंग उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, जो मिडल है वो सेल वॉल की होती है, और जो आउटर है वो कैप्सूल की बनी होती है। तो बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल क्या होता है? आपका मोर कॉम्प्लेक्स होता है इसका सेलुलर स्ट्रक्चर कंपेयर देन प्रोकैरियोटिक सेल के, क्योंकि इसमें प्रेजेंट रहता है मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को इनक्लोज करके रखता है, और अंदर के जितने भी ऑर्गन हैं उनको भी ये इनक्लोज करके रखता है मेम्ब्रेन। सो सेल अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसकी मॉर्फोलॉजी भी कॉम्प्लेक्स ही होगी। एग्जांपल में देखते हैं एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ, एनिमल सेल एंड ह्यूमन सेल। तो बात करते हैं हम इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, डीएनए रहता है, क्रोमेटिन रहता है, क्रोमोसोम रहता है, जिसको चारों ओर से आपका इनवेलप करके घेर के रखता है आपका न्यूक्लियस में पोर होते हैं छोटे छोटे। अब बात करते हैं हम, इसके अंदर आपका प्रेजेंट रहता है साइटोसोल, इसका प्रेजेंट रहता है आपका राइबोसोम, और इसमें आपका साइटोस्केलेटन प्रेजेंट रहता है जो एक सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपका रहता है माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये पावर रेस्पिरेशन के दौरान ये एनर्जी देता है सेल को। इसमें आपका पेरोक्सीसोम रहता है, इसमें आपका गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? प्रोटीन का पैकिंग और प्रोसेसिंग करना। इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है, लाइसोसोम का काम होता है आपका एंजाइम का सिक्रेशन करना। इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर कवरिंग होती है सेल की, आउटर कवर करके रखता है। अब बात करते हैं इसमें एक एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रहता है। दो टाइप के एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रहते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि राइबोसोम अटैच नहीं रहता है, इसलिए हम इसे स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम उसमें आपका राइबोसोम अटैच रहता है जो रबली शेप दे देता है उसको। तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम का काम क्या होता है? ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है और कैल्शियम आयन के ट्रांसपोर्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या करता है कि सेल के आउटसाइड में अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो ये उस प्रोटीन का सिंथेसिस करके करता है सेल के आउटसाइड के लिए। तो बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिस एंड यूकैरियोटिस। तो प्रोकैरियोटिस और यूकैरियोटिस को अगर इसके डिफरेंस को हम अगर क्लियरली समझते हैं तो हमें इसके सारे पॉइंट को ईजिली समझ सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिस और यूकैरियोटिस के देखते हैं डिफरेंस को। तो पहला डिफरेंस देखते हैं हम सेल साइज़ का। तो सेल साइज़ प्रोकैरियोटिस में होता है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिस में होता है आपका 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। एंड सेकंड देखते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर की। तो सेलुलर स्ट्रक्चर का डिफरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोटिस में सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है यूनिसेलुलर होता है, और यूकैरियोटिस में होता है आपका मल्टी सेलुलर, और कई टाइप के इसमें हमें सेल देखने को मिलते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन में हमें न्यूरॉन सेल होती है। ब्लड में हमें अलग टाइप की सेल मिलती है, RBC, WBC। हार्ट में अलग मायोकार्डियम उसका बना होता है तो इसमें अलग टाइप की सेल होती है। मसल में अलग टाइप की सेल होती है। पैनक्रियास में अलग टाइप की सेल होती है। ऊसट अलग सेल होता है। स्पर्म अलग सेल होता है। किडनी में नेफ्रॉन टाइप की अलग से सेल मिलती है हमें, अलग टाइप की। लीवर में अलग सेल मिलती है, बोन में अलग सेल मिलती है, लंग्स में अलग सेल मिलती है। तो सब में इसमें हमारे यूकैरियोटिक्स में अलग टाइप की सेल हमें देखने को मिलती है। तो बात करते हैं हम सेल वॉल की। तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का होता है और आपका बना होता है पेप्टाइड ग्लाइसिन प्रोटीन का, और साथ ही साथ आपके लिपिड्स का, जो सेल वॉल बनी होती है प्रोकैरियोटिस की। अब बात करते हैं यूकैरियोटिस में।
एनिमल और ह्यूमन में तो सेल वॉल एब्सेंट रहता है, लेकिन प्रेजेंट रहता है आपके प्लांट सेल में, और ये मेनली बना होता है आपका सेलुलोज और किटिन का। अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके प्रोकैरियोटिस में तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन जनरली इसमें स्टेरॉल प्रेजेंट नहीं रहता है, और अगर प्रेजेंट रहता है तो आपके माइकोप्लाज्मा में होता है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिस की। तो यूकैरियोटिस में प्रेजेंट तो रहता है प्लाज्मा भी और एज वेल एज स्टेरॉल भी। तो अब बात करते हैं फिफ्थ डिफरेंस जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की, जो सबसे मेन है, जिसके वजह से इनको फर्दर क्लासीफाई किया था हमने। तो प्रोकैरियोटिस में तो एब्सेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोटिस में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट रहता है क्योंकि उसमें चारों ओर से न्यूक्लियस को क्लोज्ड कर रखा होता है मेम्ब्रेन ने। अब बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए प्रोकैरियोटिस में सर्कुलर डीएनए होता है और साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, और लेकिन क्या कहते हैं यूकैरियोटिस में हमें लॉन्ग लाइनर डीएनए देखने को मिलता है, लेकिन ये बाउंडेड रहता है न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर, एक जगह बाउंडेड रहता है, एक ही जगह रहता है। जैसे कि हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, तब समझ में आएगा क्लियरली। तो एक साइड को हमें दे रखा है यूकैरियोटिक और एक साइड को दे रखा है प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में हमारा जो बीच का हिस्सा है, जहाँ पर आप हमें डीएनए देखने को मिल रहा है, तो डीएनए हमारा बाउंडेड है किसमें, न्यूक्लियर इनवेलप में। लेकिन प्रोकैरियोटिस में जो हमारा डीएनए है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। तो बात करते हैं हम प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डिफरेंट टाइप का डीएनए है, जो प्रोकैरियोटिस में तो प्रेजेंट रहता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिस के डायग्राम में देखते हैं तो इसमें हमें एक्स्ट्रा डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोमल डीएनए दिख रहा है, जिसे हम प्लाज्मिड कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ यूकैरियोटिस में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपका एब्सेंट हुआ यूकैरियोटिस में। अब बात करते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन की। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिस में तो एब्सेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोटिस में हमारा प्रेजेंट रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हिस्टोन प्रोटीन आखिर होता है क्या। तो चलिए मैं बताता हूँ कि हिस्टोन प्रोटीन होता है क्या। तो हम इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, जो हमारा यूकैरियोटिस के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, तो वो एक ही जगह न्यूक्लियर इनवेलप के अंदर स्टोर रहता है। तो ये क्या होता है, एक ही जगह इकट्ठा किस वजह से रहता है, तो ये इकट्ठा किस वजह से रहता है, आपका हिस्टोन प्रोटीन की वजह से। हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड रहता है आपका डीएनए यानी क्रोमेटिन, और हिस्टोन प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है आपके डीएनए को। अब बात करते हैं आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस। तो आरएनए और प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है प्रोकैरियोटिस में, वो सेम कंपार्टमेंट में होता है, लेकिन यूकैरियोटिस में आरएनए का सिंथेसिस न्यूक्लियस में और प्रोटीन का साइटोप्लाज्म में होता है। अब बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम हमें प्रोकैरियोटिस में 70S टाइप का देखने को मिलता है, और यूकैरियोटिस में हमें 80S टाइप का देखने को मिलता है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स जो राइबोसोम है वो 70S टाइप में होता है, और यूकैरियोटिस राइबोसोम जो होता है वो आपका 80S टाइप में होता है। अब बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम हमें प्रोकैरियोटिस में तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यूकैरियोटिस में प्रेजेंट रहता है। बात करते हैं फ्लैजेला की। तो फ्लैजेला आपका प्रोकैरियोटिक्स में तो 2 प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक का बना होता है, और यूकैरियोटिक्स में फ्लैजेला आपका बना होता है मल्टीपल माइक्रोट्यूबुल का। बात करते हैं पिलाई, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है या प्लस कह सकते हैं हम, ये प्रोकैरियोटिक्स में तो प्रेजेंट रहती है, लेकिन यूकैरियोटिक्स में ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की। तो गोल्जी एपरेटस प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट रहता है, कि डाइजेशन का सिक्रेशन करना होता है एंजाइम का। बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म
एनारोबिक भी होता है और एरोबिक भी होता है आपके प्रोकार्योटिक्स में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ना प्रेजेंस में भी होता है, लेकिन यूकैरियोटिक्स में एरोबिक ही होता है। तो बात करते हैं हम साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो सेल रेस्पिरेशन कैसे करता है अपना? तो प्रोकार्योटिक्स सेल मेम्ब्रेन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है और यूकैरियोटिक्स माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। बात करते हैं हम सेल डिवीज़न की। तो सेल डिवीज़न प्रोकार्योटिक्स में बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। अब बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? सबसे पहले हमारा प्रेजेंट सेल होता है। सेल क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, डीएनए का डुप्लीकेट्स बनाता है, फिर उसका क्या होता है? साइटोकिनिन होता है, फिर वो डिवाइड हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में और फिर 2 अलग अलग आपके सेल बन जाते हैं। ये होता है आपका बाइनरी फ्यूजन। और यूकैरियोटिक्स में क्या होता है? यूकैरियोटिक्स में हमारा माइटोसिस के द्वारा होता है सेल डिवीजन। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक्स में होता है कंजुगेशन के द्वारा। कंजुगेशन में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, जो प्लाज्मिड का इसमें ट्रांसफ़र होना होता है। तो बैक्टीरिया सेल क्या करती है? पाइलस का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों जो सेल है वो आपस में अटैच हो जाती हैं और जब ये दोनों अटैच हो गए, जुड़ गए, तो प्लाज्मिड का क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन होता है और फिर बाद में जब फ्यूजन हो गया तो ये दोनों सेल अलग अलग हो जाती हैं। तो यही होता है कंजुगेशन। और यूकैरियोटिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है मियोसिस के द्वारा। अब एग्जांपल देखते हैं इसका। तो एग्जांपल आपका प्रोकैरियोटिक्स का है बैक्टीरिया, आर्चिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और यूकैरियोटिक्स का आपका फिर से बताता हूँ, एल्गी, फंगाई, प्रोटोजोआ, एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड ह्यूमन सेल। It's not a game, it's a rich thing.